अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अच्छा तो बच्चों, आज हम लोग 9th की बायोलॉजी में पढ़ने लगे हैं स्टमक के बारे में। बच्चों आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इंसान की एलिमेंट्री कैनाल शुरू की थी, यानी कि जो इंसान की खुराक की नाली है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बच्चों खुराक की नाली का पहला पार्ट है आपका ओरल कैविटी, आपका माउथ, फिर ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, यानी आपके गले का पिछला हिस्सा। फिर हमने बच्चों एसोफेगस के बारे में पढ़ा, यानी ये खुराक की ये जो ट्यूब सी होती है जो खुराक को मैदे तक लेके आती है। आज बच्चों हम लोग पढ़ने लगे हैं स्टमक के बारे में, मैदे के बारे में। आपको पता ही है कि मैदा क्या है। मैदा आपके पेट के अंदर होता है और ये थोड़ा खुराक की नाली का फूला हुआ हिस्सा है, थोड़ा बड़ा हिस्सा होता है। ये जो स्टमक है, उर्दू में इसको स्टमक कहते हैं और इंग्लिश में इसको मैदा कहते हैं। और बच्चों हमने जब ये एलिमेंट्री कैनाल का टॉपिक शुरू किया था, हमने एक बात की थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मसलन जो रोटी की एक बुर्की होती है, उस बुर्की के ऊपर आप गोश्त लगा लें, उस गोश्त को बुर्की को आप खाएं तो वो आपको कैसे कैसे हजम होगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपकी बॉडी के अंदर वो कहाँ कहाँ से गुजरेगी। तो बच्चों बगैर टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं स्टमक। तो सबसे पहले आपने स्टमक का इंट्रोडक्शन देना है कि स्टमक क्या है और ये कहाँ पे होता है। ये बच्चों स्टमक का है इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है? इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है कि स्टमक सबसे पहले है क्या। हम कहते हैं कि स्टमक जो है इट इज़ डाइलेटेड पार्ट, डाइलेटेड मीन खुला, ये एक खुला हिस्सा है, ये एक बड़ा हिस्सा है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारी खुराक की नाली का। बच्चों देखिए हमारी जो खुराक की नाली है ये माउथ से शुरू हुई, छोटा है माउथ भी, फिर फेरिंग्स बारीक सी नाली, फिर बच्चों ये एसोफेगस जो कि बारीक है, आगे जाके एकदम एसोफेगस जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे बड़ा सारा स्टमक आ गया, मैदा आ गया। यानी स्टमक जो है इट इज़ एक्चुअली अ बिग पार्ट, अ डाइलेटेड पार्ट, एक खुला हिस्सा है। तो ये खुला क्यों है आपसे पूछा जा सकता है। अपने जहन के अंदर कॉन्सेप्ट रखिए कि बाकी हमारी जितनी भी खुराक की नाली यानी कि गट है ना, एलिमेंट्री कैनाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बारीक सी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी बारीक होती है, एसोफेगस भी बारीक होता है, फेरिंग्स भी बारीक होता है। तो स्टमक इतना चौड़ा क्यों है? इसलिए बेटा क्योंकि जो फूड आप खाते हैं आपके किसी भी एलिमेंट्री कैनाल के किसी और पार्ट में फूड स्टोर नहीं होती, लेकिन स्टमक में फूड स्टोर की जाती है। स्टमक फूड को स्टोर करने वाला एक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ वाई स्टमक थोड़ा बड़ा है और खुला है। स्टमक की बाद इसके बाद हम इसकी शेप की बात करते हैं। बच्चों इसकी जे शेप है, स्टमक की शेप अगर आप देखें ये क्या है, इंग्लिश का जो लेटर है ना जे जैसा है स्टमक, ठीक है बच्चों। तो जे शेप होता कहाँ है स्टमक? अब इसकी लोकेशन, अगर आप लोकेशन की बात करें बच्चों, स्टमक आपके पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी हमारे पेट में, ये जो जगह है ना, ये जो स्पेस है इसको बोलते हो एब्डोमिनल कैविटी। बच्चों हमारे पेट के अंदर एक एम्प्टी स्पेस है जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ी हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन पड़ी हुई है, मैदा पड़ा हुआ है और हमारे किडनी वगैरह पड़े हुए हैं। किस जगह पे? पेट के अंदर। उस स्पेस को आप बोलते हो एब्डोमिनल कैविटी। बच्चों एक बात और मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, हमारी बॉडी में कई कैविटीज़ हैं। लाइक पेट के अंदर जो कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी, पेट की कैविटी एब्डोमिनल कैविटी। हमारे ये सीने में भी कैविटी है जिसमें लंग्स हैं, जिसमें हार्ट है, जिसमें लीवर है। इस कैविटी को बोलते हो थोरैसिक कैविटी। माउथ की कैविटी ओरल कैविटी, नाक की कैविटी नेजल कैविटी। तो कैविटीज़ कभी याद रखें। इसके बाद बच्चों स्टमक जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पे होता है? पेट के अंदर तो है लेकिन पेट के मिड में है, पेट की सज्जी साइड पे है, पेट की खब्बी साइड पे है। तो हम कहते हैं स्टमक जो है लेफ्ट एब्डोमेन, पेट के लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड बच्चों कौन सी? ये साइड, दिल वाली साइड। दिल दे थल्ले मैदा, हमारे दिल के बिल्कुल नीचे। यहाँ से बच्चों जो एसोफेगस है वो आपका सीधा यूं जाता है और ये जाके यूं यहाँ पे मुड़ जाता है और आपका स्टमक यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे। यानी एसोफेगस सीधा है, फिर थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे टर्न होके यूं आपका मैदा बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके मैदे का हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन। अब बच्चों आपने इस क्वेश्चन को ना हेडिंग्स में लिखना है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग के बाद अब आपकी इसकी पोर्शंस की हेडिंग बनाएंगे।
एक बात मैं और आपको बताता दूँ, हमारी बुक में एक वर्ड यूज हुआ है डायाफ्राम। स्टमक इज बिलो डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? एक वर्ड है बच्चों, डायाफ्राम, बिलो डायाफ्राम। बिलो डायाफ्राम, बिलो का मतलब होता है बच्चों नीचे। डायाफ्राम जो है ना एक पर्दा है, एक ऐसा पर्दा है जो हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में है, यानी पेट में और सीने के दरमियान में एक पर्दा है, उस पर्दे के नीचे स्टमक है। दूसरी हेडिंग बच्चों आप देंगे पोर्शन। स्टमक के दो पोर्शंस है, स्टमक के दो पोर्शन, दो हिस्से हैं। लाइक ये आपके पास बच्चों स्टमक है, इसको मैं यहाँ से सेंटर से डिवाइड कर लूँ। अब दो पोर्शन बन गए, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एक अलग पोर्शन है, उस पोर्शन का क्या नाम है? ये अपर पोर्शन है लाइक। और फिर ये बच्चों लोअर पोर्शन है। लोअर पोर्शन का क्या नाम होता है? अपर का क्या नाम होता है बच्चों? जो अपर पोर्शन है उसका नाम होता है कार्डियक पोर्शन। जो अपर है वो कहलाता है कार्डियक, जो लोअर है उसको कहते हैं पाइलोरिक। ये नाम क्यों दिया गया बच्चों? कार्डियक कहते हैं दिल को। आपको जो मैदे का अपर पोर्शन है वो दिल के करीब होता है। दिल आपका यहाँ है, मैदा आपका यहाँ। ये पोर्शन जो दिल के करीब है, दिल को आप कार्डियक भी बोलते हो। दिल को क्या बोलते होते हो? कार्डियक। कार्डियक का वर्ड दिल के लिए यूज़ होता है। जैसे जो दिल का अस्पताल होता है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी से याद रखें, कार्डियक पोर्शन हार्ट वाला पोर्शन, वो पोर्शन जो इसोफेगस के फ़ौरन बाद आए वो कार्डियक पोर्शन है। और कार्डियक पोर्शन के बाद जो अगला पोर्शन होता है वो पाइलोरिक है। पाइलोरिक मीन बाद में आना। जो बाद वाला पोर्शन है स्टमक का वो पाइलोरिक पोर्शन है, जो कि जिसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ये बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है। अब बच्चों आपके स्टमक के मैंने बताई है दूसरी हेडिंग ओपनिंग्स। ओपनिंग्स, ओपनिंग के लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हैं स्फिंक्टर। हमारी बुक में वर्ड यूज़ किया गया है स्फिंक्टर। तो आपके स्टमक के दो स्फिंक्टर यानी कि दो दरवाजे हैं। स्टमक के कितने दरवाजे? दो। एक ये दरवाज़ा जो एंट्री के लिए है, एक ये दरवाज़ा जो एग्ज़िट के लिए है। दो दरवाजे। फूड एक दरवाजे से अंदर आएगी और दूसरे से जाएगी। जो आने वाला दरवाज़ा है वो कौन सा है? उसको आप आसान नाम देंगे, क्योंकि ये अपर पोर्शन कार्डियक पोर्शन है ना, तो जो अपर डोर है स्टमक का ये वाला, उसका नेम होगा कार्डियक स्फिंक्टर। आपको समझ आ गई है क्यों इसको नेम दिया गया? क्योंकि ये कार्डियक पोर्शन का डोर है, इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये जो डोर है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है बच्चों, पाइलोरिक स्फिंक्टर वो डोर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान है, और कार्डियक पोर्शन जो स्फिंक्टर है वो डोर है जो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान है। स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर बच्चों आप कहते हैं रिंग ऑफ मसल को। अगर मसल्स का ऐसा कोई रिंग हो इसको बोलते हैं स्फिंक्टर, गोल सा रिंग। ये स्फिंक्टर बंद भी हो सकता है, क्लोज भी, खुल भी सकता है। जब स्टमक के अंदर बोलस आएगा ये स्फिंक्टर ओपन होगा, बोलस अंदर आ जाएगा, फिर स्फिंक्टर बंद, ताकि खुराक वापस ना चली जाए। और ये पोर्शन भी बंद होता है, यानी कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये पहले बंद होता है, फूड को अंदर आने के बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद ओपन होता है और फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो बच्चों हमने ओपनिंग भी पढ़ ली कि बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक जो ओपनिंग है वो कहलाती है एसोफेगस और स्टमक के दरमियान वाली ओपनिंग कार्डियक स्फिंक्टर, और बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो बच्चों इसके बाद हम दूसरी चीज़ देखते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो आप ये नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, यानी पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके जो पोर्शंस है वो, और देन आप स्ट्रक्चर बताएंगे कि स्टमक किस तरीके का होता है। पहले मैं आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बताता हूँ। बच्चों आपको ओजड़ी का पता है? ओजड़ी असल में स्टमक ही होती है। जो आप जानवरों की कुर्बानी पे ओजड़ी करते हैं ना, जो तौलिया सा होता है, वो एक्चुअली क्या होता है? स्टमक होता है मवेशियों का। अब आप ज़रा गौर करें वो स्टमक कैसा होता है। बाहर से बच्चों बहुत ही स्मूथ होता है, स्टमक की जो बाहर वाली लेयर है दैट इज़ वेरी स्मूथ, अंदर से इसमें काफ़ी ज़्यादा उबार से है, तौलिए की तरह, ठीक है, वैसा होता है स्टमक। लेकिन अगर आप स्टमक को माइक्रोस्कोप में देखें तो स्टमक की बच्चों कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती है।
और वो 3 लेयर मैंने ये बनाई है। लाइक ये आपके पास स्टमक है, मैंने इसके वॉल का छोटा सा पोर्शन लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे नज़र आया कि स्टमक के वॉल में 3 लेयर है। बच्चों गौर करनी है, ये सबसे आउटर लेयर है, ये जो ग्रीन रंग की है ये सबसे आउटर लेयर है, और ये बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू की। ये जो आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू, ये बच्चों है मिडल लेयर। और मिडल लेयर में क्या होते हैं, मिडल लेयर में होते हैं बच्चों मसल्स। स्टमक में मसल्स पाए जाते हैं। मसल्स वो सेल होते हैं बॉडी के जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसलिए जो स्टमक है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है, यानी सिकुड़ सकता है, फैल सकता है, याद रखना है। अच्छा बच्चों, जो इनर लेयर है ना स्टमक की, जो इनर लेयर है ये इनर लेयर है। जैसे ये स्टमक है हमारा, ठीक है, आउटसाइड की लेयर, ये इनसाइड की लेयर, स्टमक का अंदर वाला हिस्सा। अंदर वाला हिस्सा, उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स को आप कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इनर लेयर ऑफ स्टमक, लाइक ये इनर लेयर है बच्चों, इस इनर लेयर के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स को आप क्या बोलते हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक का वर्ड स्टमक के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक ये बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो हमें पता चला कि स्टमक के अंदर काफ़ी सारे ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड क्या होता है, कोई भी ऐसा बॉडी का सेल जो सेक्रेशन खारिज करे, जो लिक्विड खारिज करे, उसको आप बोलते हो ग्लैंड। स्टमक में जो ग्लैंड पाए जाते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाते हैं। तो बच्चों देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो अंदर की तरफ, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं ये स्टमक के अंदर एक सेक्रेशन खारिज करते हैं अंदर की तरफ, उसको बोलते हो गैस्ट्रिक जूस। लाइक अब कैसे, ये बेटा हम एक बार फिर से स्टमक बनाते हैं। ये अब मैंने बनाया है स्टमक। तो स्टमक के अंदर, स्टमक की जो इनर वॉल है वो अंदर की तरफ कुछ सेक्रीशंस खारिज करती है, उस सेक्रीशन को आप क्या बोलते हो, गैस्ट्रिक जूस। रिमेंबर, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक मैदे को कहते हैं, जूस जो है वो लिक्विड को कहते हैं। अब उस गैस्ट्रिक जूस में क्या चीज़ होती है बच्चों, उस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजन। म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजन, ये तीनों चीज़ें क्या करती है, सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस क्या है, जैसा थूक हमारे मुंह में पैदा होता है ना, ऐसा ही एक थूक मैदे में भी पैदा होता है। अब ये म्यूकस क्या करता है, एक तो ये फूड को स्लिपरी बनाता है, ठीक है, दूसरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये म्यूकस जो है ना ये बच्चों स्टमक की वॉल को अंदर से कवर कर लेता है, स्टमक की वॉल के अंदरूनी साइड पे जुड़ जाता है। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ क्यों जुड़ता है। फिलहाल ये समझ लीजिए, ये स्टमक की वॉल है, ये एक्सटर्नल वॉल और ये इंटरनल वॉल। तो इंटरनल वॉल के अंदर एक तह बना लेता है कौन, म्यूकस। ये है म्यूकस का काम। बच्चों HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा है। ये क्या करता है, 2 काम करता है। पहला काम इसका सुने, किल जर्म्स, अगर आपकी खुराक में जरासीम हो उनको मार देता है। दूसरा काम जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में तब्दील करता है। अब पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिनोजन आप यूँ समझें कि एंजाइम है एक, उसका नेम क्या है, पेप्सिनोजिन। ये बेटा इनएक्टिव एंजाइम है, ये क्या है, इनएक्टिव है। जब ये एक्टिव हो जाएगा फिर ये कहलाएगा पेप्सिन। क्या कहलाएगा, पेप्सिन। तो पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है। अब एक्टिवेट इसको कौन करता है, HCl, यानी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर HCl। अब पेप्सिनोजन क्या है, सुनिए। पेप्सिनोजन जो है ब्रेक प्रोटीन इनटू शॉर्टर चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पेप्सिनोजन असल में एक एंजाइम का नेम है, इसकी सही फॉर्म है पेप्सिन। तो पेप्सिन एक एंजाइम है, ये भी गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा होता है। तो गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें हैं, म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजन, जो कि बाद में बन जाता है पेप्सिन। ठीक है, मैदे के अंदर आके पेप्सिन बन जाता है। और पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन की बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है।
ऐसे समझे कि प्रोटीन की जो ह्यूज चेन्स है ना, अमाइनो एसिड की जो ह्यूज बहुत लंबी लंबी चेन है, उन चेन्स को थोड़ा थोड़ा छोटा तोड़ देता है। लाइक आप यूँ समझे कि बेटा ये ना प्रोटीन का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ह्यूज मॉलिक्यूल है। जो आपने गोश्त खाया है ना, जो मटन आपने खाया हुआ है, उस मटन के अंदर होते हैं प्रोटीन के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल। ये उसको छोटी छोटी चेन्स में तोड़ देता है। लाइक ये अमाइनो एसिड की एक चेन है, और अमाइनो एसिड की चेन को आप क्या बोलते हो? पेप्टाइड। अमाइनो एसिड की चेन जो कि प्रोटीन में पाई जाती है उसको बोलते हो पेप्टाइड। तो बड़े बड़े पेप्टाइड को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ देता है कौन? पेप्सिन। बच्चों मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि गोश्त के अंदर प्रोटीन होती है। तो जो आपने मटन खाया है ना, वो मटन यहाँ पे सेमी डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि प्रोटीन को मुकम्मल तौर पे अमाइनो एसिड में तोड़ देता है, मैंने ये कहा है प्रोटीन को तोड़ देता है शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। अभी कंप्लीट डाइजेशन 100% नहीं हुई, लेकिन सेमी डाइजेशन हो चुकी है। और बच्चों इसके बाद है चर्निंग। चर्निंग क्या होती है? चर्निंग जो है बच्चों, चर्निंग जो है ये कहते हैं मूवमेंट ऑफ स्टमक ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। हमारे स्टमक के अंदर मसल्स पाए जाते हैं, ये मैंने बताया था। हमारी जो स्टमक की मिडल लेयर है इसमें मसल्स होते हैं। तो स्टमक के अंदर जब गैस्ट्रिक जूस आता है ना, तो हमारी स्टमक की जो वॉल्स है वो यूँ हिलती रहती हैं। वो क्या करती रहती है? वो थोड़ा थोड़ा हिलती है। इनके हिलने से क्या होता है? हिलने से ये होता है कि स्टमक के ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो जो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं ना, वो फूड में अच्छे तरह से मिक्स हो जाता है। तो फूड के अंदर गैस्ट्रिक जूस की मिक्सिंग के लिए स्टमक हिलता रहता है। ये हिलना आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई हो, आपके मैदे में कुछ भी नहीं है, भुखे हो तुसी, उस टाइम एक आवाज़ मैदे जो क्रिएट होती कुड़ू कुड़ू, ऐसी एक आवाज़ आती है जब आप भूखे हो। वो एक्चुअली स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन से आती है। स्टमक बेचारे के अंदर है कुछ नहीं, अंदर हवा है, तो वो हवा वाला स्टमक जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो हवा बाहर आती है, तो हमें वो एक अनकम्फर्टेबल सी सेंसेशन फील होती है। तो बच्चों चर्निंग जो है ये मूवमेंट ऑफ स्टमक ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, यानी सिकुड़ता है, फैलता है। हेल्प इन मिक्सिंग गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस इससे फूड में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। इसी दौरान चर्निंग से थोड़ी सी हीट पैदा होती है, और ये हीट क्या करती है? ये जो हीट है ये खुराक के अंदर जो अपने लिपिड खाए होते हैं ना, अगर कोई फैट हो, कोई चर्बी हो, उसको थोड़ा सा मेल्ट कर देती है। अगर कोई सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, कोई घी है, वो मेल्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये है बच्चों मैदे के अंदर चर्निंग। इसके बाद बच्चों काइम क्या होता है? जब मैदे के अंदर खुराक की डाइजेशन हो जाती है ना, काफ़ी हद तक डाइजेशन हो जाती है, प्रोटीन की सेमी डाइजेशन हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की भी काफ़ी हद तक डाइजेशन, क्योंकि थूक में भी हुई थी, सलाइवा में भी, तो मैदे के अंदर भी, लेकिन लिपिड को अभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो फूड बन जाती है एक सूप सा, एक सूप लाइक मिक्सचर। सूप क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ कि सूप जो है जैसे जो पीने वाली चीज़ होती है। अब फूड के अंदर पहले सलाइवा मिक्स हुआ, फिर गैस्ट्रिक जूस मिक्स हुआ, और आपने चबाई हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा फूड क्या बन गई? एक सेमी सॉलिड बन गई। फूड किस फॉर्म में चली गई? अब सेमी सॉलिड। बच्चों सेमी सॉलिड क्या होती है? ऐसी चीज़ जो ना सख्त हो ना ही लिक्विड हो। लाइक पानी एक लिक्विड है, ये मेरे हाथ में मारकर ये एक सॉलिड है। अगर कोई चीज़ लिक्विड और सॉलिड के दरमियान की हो, उसको बोलते हो सेमी सॉलिड। लाइक टूथपेस्ट का पता है, जो टूथपेस्ट हम दांतों के करते हैं वो सेमी सॉलिड होती है। तो मैदे के अंदर जब खुराक में हजम हो जाती है काफ़ी हद तक सेमी डाइजेस्ट, वो बन जाती है सेमी सॉलिड फॉर्म में। अब वो जो सेमी सॉलिड फॉर्म है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से थोड़ी थोड़ी करके आगे जाती है, भला किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, यानी कि ड्यूडिनम में। तो काइम क्या है? मैंने लिखा है एक पेस्ट लाइक सेमी सॉलिड जो मटेरियल है, सेमी डाइजेस्टेड, एक पेस्ट की तरह है, सेमी सॉलिड है और सेमी ही डाइजेस्टेड है, यानी मुकम्मल तौर पे नहीं, हाफ डाइजेस्टेड है। फूड मूव फ्रॉम स्टमक, ये स्टमक से मूव करेगी इनटू ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में जाएगी। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, साइड पे दो टेबल बने हुए हैं, मैं आपको दोनों टेबल्स के बारे में गाइड करता हूँ। पहले जो एक टेबल है ना, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सोचने की बात ये है कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को, यानी गोश्त को। हमारा मैदा भी गोश्त का बना हुआ है। हमारा मैदा किसका बना हुआ है? गोश्त का। मैदे की दीवार गोश्त है। ये पेप्सिन दीवार पर भी अटैक कर सकता है और दीवार को भी डाइजेस्ट कर सकता है। मैदे की दीवार में होल क्रिएट कर सकता है। आपका मैदा
गल सड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? यही आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, व्हाई डज पेप्सिन नॉट डाइजेस्ट स्टमक वॉल्स। पेप्सिन इतना ताकतवर एंजाइम है तो ये स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता? बच्चों, दो रीजंस हैं। पहली रीज़न आप देखें कि जब गैस्ट्रिक ग्लैंड ने निकाला था पेप्सिन, वो किस फॉर्म में था? वो इनएक्टिव था, वो था इनएक्टिव, यानी कि पेप्सिनोजन था। अब पेप्सिनोजन अंदर आके एक्टिवेट हुआ है, स्टमक के अंदर जब आ जाता है ना पेप्सिनोजन, फिर वो एक्टिवेट होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर वो पहले ही एक्टिवेट होता तो जब उसने स्टमक की वॉल्स में से निकलना था ना, उसने वॉल्स को तभी तोड़ देना था, निकलते हुए ही। जैसे कोई जहरीली चीज़ है, कोई ख़तरनाक केमिकल है, वो किसी सेल्स में से निकले तो सेल को फाड़ देगा, स्टमक के सेल टूट जाने थे। लेकिन अल्लाह ने हमारे अंदर सिस्टम बनाया है, वो पहले इनएक्टिव होके निकला, अब मैदे के अंदर आके वो एक्टिवेट हुआ, स्टमक के जब अंदर आ गया फिर वो एक्टिवेट हुआ। और एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए उसको? HCl चाहिए। अब HCl अलग सेल्स पैदा करते हैं, पेप्सिनोजन अलग सेल पैदा करते हैं। अलग अलग सेल्स है मैदे की दीवार में, वो दोनों डिफरेंट चीज़ें पैदा कर रहे हैं। जब ये दोनों चीज़ें मैदे के अंदर आ गई, फिर HCl ने उसको कन्वर्ट करना है पेप्सिन में, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में अंदर आके एक्टिवेट हुआ। अब आप कह सकते हैं कि सर जी अंदर आके तो एक्टिवेट हो गया है ना, अब अंदर से तो अटैक कर सकता है ना? तो बच्चों, अंदर से अटैक अब नहीं कर सकता। क्यों नहीं? हमने बताया था, मैंने कहा था ये जो म्यूकस है, कवर वॉल्स ऑफ स्टमक, ये स्टमक को अंदर से कवर कर लेता है, ये खड़ा हो जाता है वॉल के साथ जुड़ के। पेप्सिन को कहता हूणा मैं इधर तीन दसा, पेप्सिन को आने नहीं देता। तो पेप्सिन इसकी मौजूदगी में, म्यूकस की मौजूदगी में, क्योंकि म्यूकस वॉल्स के साथ लगा होता है, वहाँ पे अटैक नहीं कर पाता। और म्यूकस की वजह से जो HCl होता है वॉल्स के साथ, वो भी डीएक्टिवेट हो जाता है, वो HCl भी न्यूट्रल हो जाता है। तो पेप्सिन बेचारा अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो दो रीजंस मैंने लिखी है, व्हाई डज पेप्सिन नॉट डाइजेस्ट वॉल्स ऑफ स्टमक। पहली, सिक्रीटेड इनएक्टिव फॉर्म, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में निकला है पेप्सिनोजन की फॉर्म में। दूसरा, म्यूकस कवर इनसाइड वॉल्स एंड न्यूट्रलाइज HCl हेयर, साइड से वॉल्स को कवर कर लेता है म्यूकस और HCl को न्यूट्रल बना देता है। बच्चों, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि आपके मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस कब ज़्यादा रिलीज़ होता है, कब कम रिलीज़ होता है? तो आज सुन लीजिए, जैसे ही आप खुराक को मुंह में रखते हैं, आपका मुंह जो है, यहाँ से एक मैसेज ब्रेन की तरफ चला जाता है, और ब्रेन जो है फिर मैदे को उसी वक्त मैसेज भेजता है, मैदे को कहता गैस्ट्रिक जूस पैदा कर। तो मैदा गैस्ट्रिक जूस पैदा करने लग जाता है। जैसे ही यानी आप खुराक मुंह में रखे, लाइक आप इमेजिन करें आपको बड़ी भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, आपके सामने रोटी रखी है, आपके पसंद का सालन, उसी वक्त आपको फील होता है कि आपका मैदा जो है वो छलांगे मारने लग गया, मैदा जोश में आ जाता है, मैदे के अंदर जूस पैदा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो बच्चों, अगर फूड के अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो, फिर और गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा रिलीज़ होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का काम ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रोटीन खाएंगे, जितना ज़्यादा गोश्त खाएंगे, उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस पैदा होगा। अब फूड जब मैदे तक पहुंच जाती है, फिर और गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है। और कैसे रिलीज़ होता है उसका तरीका सुन लीजिए। एक हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। क्या हार्मोन है? गैस्ट्रिन। ये स्टमक की वॉल्स से पैदा होता है। जैसे ही आपने फूड खाई, वो फूड आपके स्टमक में आई, स्टमक की वॉल से टच हुई, अगर फूड में प्रोटीन है तो स्टमक की वॉल्स से एक हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन ब्लड में शामिल हो जाता है, उस हार्मोन का नाम होता है गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन जितना ज़्यादा निकलेगा, आपका ब्रेन मैदे से उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस पैदा करवाएगा। तो यूँ गैस्ट्रिक जूस को भी कंट्रोल किया जाता है, जितनी ज़्यादा प्रोटीन उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टमक के बारे में था। मैंने आपको हेडिंग्स बना के दी, मैंने कहा आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने पोर्शन लिखने हैं, आपने स्ट्रक्चर लिखने हैं, फिर आपने गैस्ट्रिक जूस, और देन आपने एंड पे स्टमक के जो फंक्शंस है वो मेंशन करने हैं। तो बच्चों, लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।